नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। जैसे कि हमने पिछली कक्षाओं में देखा था, जब कोशिकाओं के परिवहन के बारे में मैंने चर्चा किया था, तो वहाँ पे मैंने एक शब्द यूज किया था कि कोशिकाओं में पदार्थों का परिवहन किस प्रकार होता है। वहाँ दो शब्द मेंशन किए गए थे, एक विसरण था, एक परासरण था। विसरण डिफ्यूजन तथा परासरण ऑस्मोसिस था। उसी को हम यहाँ पे एक छोटे से लेक्चर लेके आए हैं, जिससे हम ये दोनों परिवहन की बात करेंगे, दोनों गतियों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन लगातार बना रहता है और काफ़ी बच्चे परेशान होते हैं कि परासरण और विसरण होता क्या है, क्योंकि दोनों में देखेंगे सेम थिंग, जो डिफिनीशन होती है वो थोड़ी सी क्या होती है, डिफरेंट होती है। बाकी प्रोसेस में क्या समझने लगते हैं, इसी के कारण हम ये आपके सामने लेके आए हैं। चलिए हम देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट के। आज के बाद ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रहेगा, कभी भी इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन नहीं होगा। जो भी इसमें होगा डाउट मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूंगा। चलते चलते यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है यहाँ पे आपको विसरण डिफ्यूजन और परासरण ऑस्मोसिस। तो यहाँ पर हम चलते पहले विसरण के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे विसरण के बारे में समझाऊंगा, तब जब विसरण क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपको परासरण समझ में आ जाएगा, दोनों में अंतर समझने में थोड़ा सा आ जाएगा। यहाँ विसरण की बात करते हैं, डिफ्यूजन की बात करते हैं, तो यहाँ पे पहले लाइन लिखा गया है, दो या दो से अधिक पदार्थ स्वतः मिलकर समान मिश्रण बनाते हैं। अब यहाँ पदार्थ की बात आ रही है कि जैसे कोई दो पदार्थ ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर बात करेंगे तो यहाँ द्रवों की लिक्विड के बारे में बात करेंगे या कोई गैसीय माध्यम में बात करेंगे। तो जब एक या एक से अधिक पदार्थ को लेंगे और उन दोनों को मिलाएंगे तो उसमें क्या होता है, वो दोनों मिलकर स्वतः, यहाँ पे शब्द आ रहा है कि स्वतः क्या होता है कि अपने आप मिलकर क्या करते हैं, समान मिश्रण, मतलब होता है कि बराबर घुल जाएंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि हम चीनी वगैरह लेते हैं और उसमें पानी में हम जब चीनी डाल देते हैं तो उसको हम घोल देते हैं, तो चीनी घुलना शुरू हो जाती है और एक समय के पश्चात आपको दिखता है कि उसी जल में क्या होता है, चीनी पूरी तरह से घुल जाती है। तो ये देखिए, अगर उस क्रिया को हमको अधिक तेजी से करना पड़ता है तो हम उसको बाहर से क्या करते हैं, हम उसको कुछ माध्यम देते हैं, तब वो करते नहीं। अगर हम चीनी को कुछ पानी में कुछ समय के लिए छोड़ दें तो क्या होता है, वो स्वतः मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ स्वतः मिलकर समान मिश्रण बना देती है। तो यहाँ पे देखिए, अगर पदार्थों की अणु की बात करेंगे, यहाँ पदार्थ के अणु हैं, यहाँ देखिए, यहाँ छोटे छोटे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पदार्थों के जो अणु हैं वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या करते हैं, प्रवाहित होते हैं, मतलब वो गमन करते हैं। अधिक सांद्रता कम सांद्रता की ओर, मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर कोई विलेय पदार्थ है, कोई विलायक है या उसमें विलेय कोई पदार्थ है, तो अगर दोनों को मिश्रण कर दिया जाए तो जिसकी सांद्रता अधिक होगी वो, अगर वो पदार्थ के अणु जो होंगे वो कम सांद्रता वाले के अणुओं के क्या होंगे, विलायक की तरफ क्या करेंगे, गमन करेंगे। यहाँ अगर इस गमन की बात है तो यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊंगा। मानव श्वसन जो होता है, सबसे बेहतरीन उदाहरण, इसमें उत्तम उदाहरण से बैठेगा कि विसरण कैसे होता है। यहाँ देखिए, मानव श्वसन में क्या होता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, वातावरण में छोड़ते हैं और वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, तो ये भी एक विसरण गति है। ये नहीं है कि हमारे लक्ष्य क्या कार्य करते हैं, हम हवा को खींच लेते हैं और हम पुश करके छोड़ देते हैं। इसमें भी विसरण कार्य करती है। कारण क्या है, यहाँ शब्द मैंने यूज किया था आपको कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं। तो जस्ट यहीं पे समझिएगा कि कैसे होता है। यहाँ मानव श्वसन की बात करूंगा कि जब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और जब कोशिका उस ऑक्सीजन को ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करके जब उसको अपशिष्ट के रूप में विसर्जित करती है, छोड़ती हैं, तो CO2 जब हम उत्सर्जित करते हैं तो जो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की जो सांद्रता होती है, जो मात्रा होती है, हम बात करेंगे, वो उसकी अपेक्षा जो हमारे कोशिकाओं के द्वारा जो CO2 छोड़ी जाती है उसकी अपेक्षा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। मतलब हम ये कह सकते हैं सीधे सरल शब्दों में कि हमारे कोशिकाओं द्वारा अपशिष्ट के रूप में विसर्जित किया गया कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता अधिक होगी और वातावरण में टोटल जो CO2 की सांद्रता होगी उसकी अपेक्षा कम होगी। तो ये होगा, तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या करेंगे, गमन करेंगे अणु, और इसी के कारण हम जब छोड़ देते हैं CO2 को तो ये CO2 क्या करता है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ पूरी वातावरण में घुलकर क्या हो जाता है, सामान्य सरल हो जाता है, मतलब घुल जाता है, उसके अणु घुल जाते हैं, समान मिश्रण हो जाता है। ऐसा नहीं कि कभी आप छोड़ेंगे तो यहाँ मात्रा ज्यादा है और यहीं बगल में देखेंगे CO2 की मात्रा क्या है, कम है। ये सब आपस में मिलकर क्या हो, स्वतः फिर से एक समान मिश्रण बना लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हम जो CO2 छोड़े वो भी क्या होता, अधिक सांद्रता से कहाँ गया, कम सांद्रता की ओर। अब यही अगर बात करेंगे तो वातावरण में जो ऑक्सीजन का लेवल होता है, जो मात्रा होती है वो अधिक होती है, और जो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, जो हमारे अंदर कोशिकाओं में होती है, वो ऑक्सीजन क्या होती है, कम होती है। इस वजह से अधिक सांद्रता से क्या होता है, कम सांद्रता की ओर ऑक्सीजन का भी क्या होता है, गमन होता है।
अब यहाँ पे बात करेंगे गमन करने के मतलब, तो यहाँ पे आपको मानव श्वसन में समझ में आ गया होगा कि CO2 के उत्सर्जन में भी विसरण गति होती है और ऑक्सीजन ग्रहण में भी विसरण गति होती है। तो मैं यहाँ एक शब्द समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि पदार्थ के जो अणु होते हैं वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं। इसके साथ अगर आप ये उदाहरण याद रखेंगे, मानव का श्वसन याद करेंगे, श्वसन तंत्र याद रखेंगे, तो आपको आसानी होगी। अब यहाँ पे देखिए, विसरण गति द्वारा वातावरण में हानिकारक गैसों का प्रभाव निष्क्रिय रहता है। अब इसका अगर आप उपयोगिता देखेंगे विसरण गति का द्वारा, तो मैंने अभी बताया कि जो CO2 की मात्रा छोड़ी गई थी वो जाके कुल CO2 की मात्रा में मिलकर समान मिश्रण बना लेती है। अब जैसे बात करूंगा कि इसके प्रभाव क्या देखने मिलते हैं कि अगर ये विसरण गति है, जो समान मिश्रण बनाने की प्रक्रिया ना होती, जो हमारे क्या होते हैं कारखानों से जो जहरीली गैसें निकलती हैं वो कहीं ना कहीं एक जगह इकट्ठा होकर क्या करती है, वहां के स्थानीय लोगों को क्या करती है, बेहद नुकसान पहुंचाती है। लेकिन उन कारखानों से निकलने वाली जहरीली गैसें क्या होती हैं, वातावरण में जाके कुल सभी गैसों के साथ क्या करती हैं, समान मिश्रण बना लेती हैं, जिससे कि इनका प्रभाव कम हो जाता है या एकदम क्या करते हैं, न्यून हो जाता है, जिसका प्रभाव हम डायरेक्ट देख नहीं सकते हैं। तो ये विसरण गति का प्रभाव देखने को हमको मिलता है। यह लास्ट में बात करेंगे सजीवों में कोशिकाओं के जो चैप्टर में हमने पढ़ा था, तो उसी संबंध लेके आए हैं। तो सजीवों में हम देखेंगे तो क्या होता है, ये जो कोशिकाओं में अमीनो अम्ल होता है, हमारा अमीनो अम्ल जिससे प्रोटीन का निर्माण होता है, अमीनो अम्ल के संबंध में इसकी क्या होती है, उपयोगिता देखी जाती है। तो ये विसरण गति के 4-5 पॉइंट्स हैं जो आपने समझे यहाँ पे, कि क्या मैं फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पे 2 या 2 से अधिक पदार्थ स्वतः मिलकर समान मिश्रण बनाते हैं। पदार्थ अणु की बात करूंगा तो यहाँ अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर चलते हैं। जैसे कि मेरे बगल में अगर आपको फिगर दिख रहा होगा तो आप देखिए वहां पे कि एक घोल है, घोल में कुछ बूंदे क्या की डाली गई हैं, और वो क्या कर रहा है, वो धीरे 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 विसरण गति के द्वारा सारे क्या होंगे, सारे घोल में मिलकर क्या होंगे, उन देखिए बूंद के कणों को क्या आप देख सकते हैं कि पूरे क्या करते हैं, पूरे विलायक में घुल जाते हैं, या मतलब समांगी मिश्रण बना लेते हैं, मतलब कि सब एक दूसरे से घुल मिलकर एक समान मिश्रण बना लेते हैं। फिगर में आपको स्पष्ट दिख रहा है कि समान मिश्रण कैसे दिख रहे हैं। तो यही एक प्रक्रिया में समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये क्या करते हैं, स्वतः मिलकर समान मिश्रण बना लेते हैं। मानव श्वसन का ये उत्तम उदाहरण याद रखिएगा कि CO2 छोड़ा जाता है और ऑक्सीजन दिया जाता है, वो भी विसरण गति के प्रभाव से देखा जाता है। विसरण गति द्वारा हानिकारक गैसों का प्रभाव हमारे वातावरण में नहीं दिखता है। और सजीवों में इसकी उपयोगिता क्या देखी जाती है, अमीनो अम्ल के संवहन में, ट्रांसफॉर्म में बात करेंगे, ट्रांसपोर्ट में भी बात करेंगे, इसकी बड़ी उपयोगिता देखी जाती है। तो विसरण अगर आपको समझ में आ गया तो हम परिसरण चलते हैं, यहाँ परासरण चलते हैं, सॉरी ऑस्मोसिस में बात करते हैं। तो ऑस्मोसिस का भी हम देखेंगे, बगल में आपको फिगर दिख रहा है कि उसमें भी एक देखेंगे प्रोसेस की क्या कैसे क्या चलता है, उसको भी समझाएंगे। यहाँ पे भी आप थोड़ा फिगर पे अगर देखेंगे, थोड़ा फोकस करिए, तो यहाँ पे भी एक मिश्रण है। यहाँ पे देखिए 2 अलग भिन्न भिन्न सांद्रता वाले क्या है, घोल है। यहाँ तो यहाँ पदार्थ की बात हो रही थी, यहाँ 2 अलग अलग सांद्रता वाले क्या है, घोल हैं। दोनों को जब आपस में मिलाया जाएगा तो वो क्या होंगे, जो घोल है वहां पे, यहाँ जल विलायक की बात करिए, यहाँ पे देखिए वहां पदार्थ के अणुओं की बात की गई थी, यहाँ पे जल की बात हो रही है। जो विलायक होगा वो हमारा, वो क्या होगा, वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर क्या करेगा, वो प्रवाहित होगा या गमन करेगा। तो चलते हम यहाँ पे समझिए मेरी बात को, कि 2 भिन्न सांद्रता वाले घोलों के मध्य ये होने वाली प्रक्रिया है। 2 भिन्न का मतलब अलग अलग सांद्रता वाले घोलों के मध्य होने वाली प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, परासरण प्रक्रिया कहलाती है। यहाँ जल की बात हो रही है, जल विलायक जो है यहाँ हमारा है। यहाँ हमने विसरण में देखा था, यहाँ पदार्थ अणु था जो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जा रहा था। यहाँ बात करेंगे कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर कौन गमन करेगा, हमारा जल गमन करेगा। उदाहरण समझेंगे, अगर यहाँ पे देखिए चने का फूलना और स्पंज का पानी सोखना। देखिए चने वगैरह किशमिश वगैरह हम डाल देते हैं या कुछ भी पानी में डाल देते हैं, देखिए वो क्या करती है, वो पानी को सोखती हैं और सूख कर क्या करती हैं, वो फूल जाती है। मतलब कहीं ना कहीं उसने जल की मात्राओं को अवशोषित किया गया, अवशोषण किया गया वहां पे जल की मात्राओं का। तो ये क्या हुआ, ये कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर चला। यहाँ एक और पॉइंट नोट करने वाली बात है, ये जो प्रक्रम होता है वो चयनात्मक होता है। चयनात्मक होने का मतलब है यहाँ भिन्न भिन्न सांद्रता वाले घोलों की बात की गई। अब ये बात की जाती है, अगर ये चयनात्मक ना होता तो हमने चने को डाला तो क्या चना का जो भी होता सांद्रता क्या होती, वो क्या पानी में उसकी कुछ मात्राएं घुल जाती, नहीं। देखिए वहां जो अर्धपारगम्य झिल्ली है, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा हो रहा है यहाँ सेमी परमिएबल में, वो क्या करिए, वो चयनात्मक कर रही है। चयनात्मक प्रक्रम मतलब उसको जो लेना, वो पानी की मात्राओं को क्या किया, उसने ले लिया। पानी की मात्रा को लेने के बाद उसने क्या किया कि चने की कुछ अन्य मात्राओं को उसने घोला नहीं। तो ये प्रक्रम चयनात्मक हो गया, ये कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर क्या हुआ, ये प्रक्रम हमारी चली। ये उदाहरण आप देख लेंगे कि चने का फूलना, स्पंज का पानी और सूखना, ठीक है।
अब इस देखिए, इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। जो परासरण प्रक्रिया होती है इसमें स्वतः ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। और इन ऊर्जाओं का सबसे उत्तम प्रयोग कौन करता है, हमारी पौधों की जड़ें करती हैं। पौधों की जड़ें क्यों करती हैं कि जब हमारी पौधों की जड़ें जाती हैं तो इसी परासरण माध्यम से वो जल की मात्राओं को क्या करती हैं, सोखती हैं। और सोखने के पश्चात क्या करती हैं, जमीन के अंदर से जड़ें जो हमारी क्या करती हैं, जल की मात्रा को लेकर पत्तियों तक पहुंचाती हैं। तो जमीन जो देखेंगे, जो जमीन मृदा के अंदर से बात करेंगे, मृदा से पानी को जो नमी अवशोषित करती हैं वो परासरण गति के द्वारा ही किया जाता है। तो वहां जो जड़ें करती हैं, जड़ें परासरण गति के द्वारा ही मृदा से क्या करती है, नमी को अवशोषित करके पत्तियों तक जल का क्या करती है, परिवहन करती हैं। और यही जो ऊर्जा इनको मिलती है, ये जड़ें क्या होती है, जो जड़ें अपना वृद्धि विकास करती हैं उनमें इन ऊर्जा का भी प्रयोग किया जाता है। मृदा में कुछ कंकड़ कंकरीले पत्थर भी होते हैं जिनको तोड़कर जड़ें आगे बढ़ती रहती हैं, ये ऊर्जा वहीं प्रयोग की जाती है। तो मेरे ख्याल से ये कंफ्यूजन आपको दूर हो गया होगा कि पराचरण और विस्तरण में क्या अंतर होता है, समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो क्लास को एक बार फिर से देखिएगा। और जो यहाँ पे मैंने नोट्स दिए हैं, कॉन्सेप्ट, आपको कॉन्सेप्ट को नोट करना है, यहाँ पे इन चीजों को देखना है, इन चीजों को आपको लिखना है और आसानी से इनको एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ना है। और 3 बार पढ़ने के बाद 1-2 बार उदाहरण भी आपको देख लेना है, ये चीजें आपको क्लियर होंगी। अगर वीडियोस अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। और अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और अपने साथियों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करिए, क्योंकि आपके शेयर करने से आप जितना इस चैनल को आगे बढ़ाएंगे उतनी हमें नई ऊर्जा मिलेगी और हम नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने एक बार फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।